Okay, so today we are going to start with the rules of debit and credit. Now, rules of debit and credit is to be applied on the nature of accounts. We have already covered it in the previous lecture that what is the nature of account and on what basis they are classified. So we have covered it into two categories. One is the traditional classification and the other one is the modern classification. Traditional classification divides our accounts into three categories. If broadly speaking, it is into three categories. If we'll consider it as if it is into two categories, that is personal and impersonal. But personal further subdivide itself into two categories, which is real and nominal. So let's just open it and let's understand that what are the three categories it is. So first category was personal account, the second is real account, and the third one is nominal account. Now, personal account includes three categories further. So it is artificial personal, natural personal and representative personal, right? तीनों चीजों के लिए मतलब वो आपका नेचुरल पर्सनल हो, आर्टिफिशियल हो, नेचुरल मतलब ह्यूमन बीइंग का अकाउंट है, आर्टिफिशियल मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल यानी कि किसी भी आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एक्सपेंस या अक्रूड इनकम या फिर आपका जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का अकाउंट है, ये सभी चीजों को हम पर्सनल अकाउंट के अंदर ही कवर करते हैं, राइट? अब जब हम इसे कवर करते हैं तो व्हाट इज द रूल दैट इज गोइंग टू बी अप्लाइड? सो any kind of personal account that is natural, artificial or representative is going to follow one rule only. और वो क्या है? Please everybody write it down in your notebook. It is debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हमको बेहतर समझ में आएगा. डेबिट द रिसीवर. डेबिट द रिसीवर का मतलब होता है कि जो भी हम जिसको भी रिसीव हो रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जिसको भी हम जो भी दे रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे. ओके, अब मुझे बताइए, आप सबको याद होगा कि आपके पास डेटर है, राइट? अब डेटर को गुड्स रिसीव हो रहे हैं, राइट? तो हम डेटर को क्या करते हैं? सॉरी, डेटर को गुड्स रिसीव हो रहे हैं, डेटर हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे. पर इसके लिए हमको दूसरा रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा. तो पहले हम एक काम करते हैं, तीनों रूल्स को फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रांजैक्शन बताती हूँ जिससे हमें बेहतर समझ में आए. सो जस्ट फॉरगेट कि अभी हमने कोई ट्रांजैक्शन सॉल्व की है, अभी हम रूल समझते हैं एक बार. तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर का मतलब है कि आपकी रिसीविंग पार्टी को डेबिट किया जाएगा और आपकी जो गिवर है, राइट, उसको हम क्रेडिट करेंगे. दूसरा रूल है रियल अकाउंट का. रियल अकाउंट डील्स विद द एसेट. तो एसेट के लिए आपका क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. मतलब जो भी एसेट आप परचेज कर रहे हैं या जो भी आपके पास आ रहा है उसे आप करेंगे डेबिट, और जो भी एसेट आपके पास से जा रहा है उसको आप करेंगे क्रेडिट, राइट? थर्ड है आपका नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट डील्स विद एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स. रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस यानी कि जो भी एक्सपेंस हम पे करते हैं उसको हम करेंगे डेबिट, और जो भी इनकम हम रिसीव करेंगे उसे हम करेंगे क्रेडिट. ये तीनों रूल्स एक दूसरे से अलग अलग है क्योंकि ये तीनों रूल्स अलग अलग नेचर ऑफ अकाउंट्स के लिए अप्लाई होते हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ट्रांजैक्शन का जिससे आप बेहतर समझेंगे. ओके, लेट मी टेक द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. ओके, परचेज्ड बिल्डिंग for cash. Purchased building for cash rupees 1 lakh, right? Okay, अब परचेज किया आपने. क्या परचेज कर रहे हैं? पहले तो हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर हम कैसे पहचानेंगे कि क्या रूल लगेगा. उसके लिए हर ट्रांजैक्शन का पहले आपको एस्पेक्ट्स देखने होंगे. कितने एस्पेक्ट्स उसके अंदर इंक्लूडेड है? तो पहला जो इसके अंदर है वो है परचेज कर रहे हैं हम बिल्डिंग को. सो द फर्स्ट एस्पेक्ट विच इज इंक्लूडेड हियर इज बिल्डिंग. और वो क्या हो रही है? बिल्डिंग हो रही है आपकी परचेज. ये मेरे साथ साथ आप अपनी कॉपी में लिखिए बिकॉज ये जो बोर्ड है अभी मैं रब करूंगी मॉडर्न क्लासिफिकेशन समझाने के लिए. तो इसलिए आप इसको मेरे साथ लिखेंगे जिससे आपको जो भी डाउट्स आएंगे वो हम इमीडिएटली उसको हैंडल करेंगे. ओके, तो परचेज बिल्डिंग फॉर कैश रुपीज 1 लाख. सो आपने परचेज किया है बिल्डिंग को. दूसरा, आपने कैश क्या हो रहा है? कैश हो रही है यहाँ पे पेमेंट, राइट? तो अब हम देख लेते हैं कि मेरा जो नेचर ऑफ अकाउंट
यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा है? मेरे पास बिल्डिंग है. व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंट फॉर बिल्डिंग? बिल्डिंग इज एन एसेट, राइट? बिल्डिंग, अगर हम बिल्डिंग को डील कर रहे हैं, को यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग माय ऑपरेशन, तो बिल्डिंग मेरे लिए मेरा फिक्स एसेट होती है. मगर अगर वही बिल्डिंग, मैं बात कर रही हूँ कि मैं एक रियल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, तो वो ही बिल्डिंग मेरे लिए मेरा स्टॉक बन जाता है, मतलब बनेगा मेरा करंट एसेट, राइट? बट इन बोथ द कैटेगरी, वेदर इट इज फिक्स्ड एसेट और इट इज अ करंट एसेट, ये मेरे लिए एसेट ही है. ओके, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिल्डिंग मैंने परचेज की है, दिस इज एन एसेट. कैश मैंने पे किया है, कैश का नेचर क्या होता है? कैश इज ऑल्सो एन एसेट. तो अगर मैं देखूं तो ये हुआ मेरा रियल अकाउंट और ये भी हुआ मेरा रियल अकाउंट. ये मैंने इसकी कैटेगराइजेशन कर दी. पहले मैंने ट्रांजैक्शन देखा, ट्रांजैक्शन के बेसिस पे जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर मेकिंग एंट्री. पहले ट्रांजैक्शन को देखिए. ट्रांजैक्शन में आपने ये देखा कि ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है. उसके बाद आपने देखा कि क्या हो रहा है उस ट्रांजैक्शन के अंदर. तो वी आर परचेजिंग बिल्डिंग, परचेज कर रहे हैं आप बिल्डिंग को और पे कर रहे हैं कैश में. अब आप परचेज करते हैं तो आपके पास बिल्डिंग हुई परचेज, मतलब बिल्डिंग आ रही है. आप परचेज कर रहे हैं तो बिल्डिंग आएगी आपके पास. कैश आप पे कर रहे हैं तो कैश पे कर रहे हैं, मतलब कैश जा रहा है. बिल्डिंग आपकी एसेट है, कैश भी आपका एसेट होता है. एसेट का मतलब है कि ये दोनों रियल अकाउंट से रिलेट करते हैं. अब डेबिट, अब आपका रूल क्या कहता है रियल अकाउंट का, फिर से पढ़ेंगे इसे. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्या आया यहाँ पर हमारे पास आ रही है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को आप कीजिए डेबिट. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और अमाउंट लिख दीजिए यहाँ पे 1 लाख. सो इट इज बिल्डिंग अकाउंट. जर्नल एंट्री क्या बनी इसकी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. और वो हमने कैसे बनाया? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग इज कमिंग इन, सो प्लीज डेबिट इट. और क्या जा रहा है? कैश इज गोइंग आउट. तो क्रेडिट क्या करेंगे हम, किसे करेंगे क्रेडिट? कैश को. कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट? तो ये मेरे इस रियल अकाउंट के रूल को यूज करके मैंने इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बनाई. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट हियर? ये अगर क्लियर हो गया है आपको तो मुझे बताइए. then we'll move on to the next transaction which is going to affect the multiple nature of accounts. Anybody, any doubt? Please ask. Do we have any doubt in this transaction? Okay, okay, please explain the last part again. Okay, I'm explaining it. Last part of the, again, the statement. The statement as in you are saying the journal entry? Okay, let me explain the whole thing all over again. Rules हम समझ चुके हैं. There are 3 different rules that applies for 3 different categories of account. Categories of account हमको पता है सभी को. Traditional nature के अंदर क्या होती है वो मैं दोबारा रिवाइज नहीं करवा रही हूँ, राइट? अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि रूल्स क्या थे. तो रूल्स यहाँ पर हमने पढ़े कि पर्सनल अकाउंट के लिए रूल जो अप्लाई होता है दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. देन रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट के लिए रूल है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट? This is the rule for the 3 nature of accounts as per traditional classification. अब मैंने ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, राइट? ओके ओके, खुशी आपका जो डाउट है बच्चे अभी वो मैं दूसरे ट्रांजैक्शन में सॉल्व करूंगी. पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश. यहाँ पर बिल्डिंग खरीदी और वो कैश में खरीदी. तो बिल्डिंग आपकी जो है, जिसका बिल्डिंग का जो नेचर होता है वो है एसेट. बिल्डिंग इज गेटिंग परचेज, सो इट इज गेटिंग परचेज, सो इट इज कमिंग इन. एंड आप पेमेंट कर रहे हैं कैश के अंदर. कैश इज गोइंग आउट. बिल्डिंग और एसेट इस केस में दोनों का नेचर एक ही है, रियल अकाउंट. इसीलिए जो हम रूल अप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ यही रूल अप्लाई हो रहा है रियल अकाउंट का. डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जब हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, व्हाट इज कमिंग इन, बिल्डिंग इज कमिंग इन, सो वी हैव डेबिटेड इट. जब हम डेबिट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड. बीआर लिखा जाता है मगर पढ़ा इसे जाता है डेबिटेड, राइट?
और क्रेडिट मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट वर्ड लिखा नहीं जाता, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए वी राइट टू, राइट? सो इट इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट लिख लीजिए सामने 1,00,000 1,00,000, यानी कि 1,00,000 1,00,000 का मतलब क्या हुआ, डेबिट और क्रेडिट साइड मेरी इक्वल हो गई, मतलब 1,00,000 की बिल्डिंग आ रही है तो कैश 1,00,000 ही जा रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ। खुशी, आपका डाउट मैं अब सॉल्व करने वाली हूँ। ओके, अनुश्री, आई थिंक योर डाउट इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव ऑन टू खुशीज डाउट। और खुशी, मैं अब आपके डाउट को समझाने के लिए दूसरा ट्रांजैक्शन लूंगी। थोड़ा सा इसे रब करते हैं। जो मैं रब कर रही हूँ हिस्सा, वो आप दोबारा लिखिए, बिकॉज वो आपके लिए सेकेंड ट्रांजैक्शन, सेकेंड एग्जाम्पल है समझने के लिए, राइट? So now we are going to do the same transaction but with a little difference. And what is that difference? It is purchase building from UDB developers for rupees 1,00,000. अब यहाँ पर एक फर्क हुआ। क्या फर्क हुआ? Purchased building from UDB developers, राइट? मतलब मैंने एक कंपनी का नाम ले लिया, एक रियल स्टेट डेवलपर का नाम लिख दिया कि इनसे, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूडीबी इज रिफ्लेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, इनसे हमने बिल्डिंग परचेज की है। अब यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि मैंने कैश में पेमेंट की है, तो इसका मतलब है कि ये नाम लिखे होने की वजह से हम ये मानेंगे कि ये मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और ये जो यूडीबी है मेरे लिए वो मेरा क्रेडिटर बनेगा। समझ में आ रही है बात? अभी नहीं समझ में आई, मैं दोबारा से इसको रिपीट करती हूँ। ओके, एवरीबडी लिसन टू मी वेरी केयरफुली। परचेज्ड बिल्डिंग फ्रॉम यूडीबी डेवलपर्स फॉर रुपीज 1,00,000। अब यहाँ पर जब मैंने लिखा यूडीबी डेवलपर्स, हमने ट्रांजैक्शन में पढ़ा था कि दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं आपके, कैश और क्रेडिट। जो पहला ट्रांजैक्शन हमने किया था वो था कैश ट्रांजैक्शन, मतलब एसेट खरीदा, कैश गया, राइट? दूसरा ट्रांजैक्शन जो हम अभी करने वाले हैं वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब हम बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, मगर क्योंकि यहाँ पे उसके जिससे परचेज कर रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ है और आगे वर्ड कैश मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर इसी के आगे हम लिख देते परचेज्ड बिल्डिंग फ्रॉम यूडीबी डेवलपर्स फॉर रुपीज 1,00,000 फॉर कैश, फॉर कैश लिखने का मतलब हो जाता कि नाम जरूर लिखा है कहां से परचेज किया, मगर ये भी लिखा है कि कैश में परचेज किया है, तो वो ये डिफाइन करता है कि ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है। मगर जहां पे वर्ड कैश नहीं लिखा होगा और किसी पार्टी का नाम लिखा होगा, फिर से सुनिए मुझे, जहां पे आपकी परचेज या सेल्स ट्रांजैक्शन में अगर आपको पार्टी का नाम गिवन है और वर्ड कैश नहीं लिखा है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बात हमको आगे भी काम आएगी। ओके, तो अब यहाँ पर आपके दो एस्पेक्ट्स क्या हुए इस ट्रांजैक्शन की, समझ लेते हैं। The one is building, we are purchasing building, so purchase is asset, what we are purchasing is building is an asset account, ये हुआ रियल अकाउंट के अंदर। क्रेडिटर, अब क्रेडिटर क्योंकि यूडीबी डेवलपर्स हैं तो ये मेरा हुआ पर्सनल अकाउंट, राइट? यूडीबी डेवलपर्स मतलब मेरा ये पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है हमें फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि दोनों केसेस में रूल यही रहेगा, राइट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, अब मुझे बताइए, बिल्डिंग इज कमिंग इन, बिल्डिंग का नेचर है रियल, दिस इज गेटिंग परचेज, सो इज इट कमिंग इन और गोइंग आउट? दिस इज कमिंग इन। तो जो बिल्डिंग इफ इट इज कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर लीजिए बिल्डिंग को, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, राइट? और फिर उसके बाद जो मैंने बताया यूडीबी डेवलपर जो हमारे क्रेडिटर्स बने, जिनसे हमने बिल्डिंग परचेज की है क्रेडिट में, वो हमको बिल्डिंग दे रहे हैं, हमने उनको पैसा नहीं दिया है अभी, राइट? तो वो क्रेडिटर है। रूल जो अप्लाई होगा वो पर्सनल अकाउंट का होगा। रूल देखते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यूडीबी गिवर है या रिसीवर है इस केस में? यूडीबी हमको बिल्डिंग दे रहा है, मतलब यूडीबी इज द गिवर टू अस, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू यूडीबी डेवलपर्स अकाउंट, रुपीज 1,00,000 आगे लिख लीजिए, राइट? सो the entry, the journal entry for this would be building account debited to UDB developers. Any doubt in this?
I think Khushi, this answers your doubt that what if one is cash and the other one is from the other account. That means एक आपका real account था, दूसरा आपका personal account था, इसीलिए जो rule apply हुआ, जो डेबिट का रूल अप्लाई होगा वो हम लेंगे रियल अकाउंट से, बिकॉज जो असेट है हमारा वो आ रहा है, इसलिए डेबिट सेगमेंट अप्लाई हो रहा है। और दूसरा जो रूल अप्लाई होगा, क्योंकि वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो ये वाला अप्लाई होगा क्रेडिट द गिवर, बिकॉज जो हमको यूडीबी डेवलपर्स है वो हमको हमारा एसेट प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर द वन हु आर गिविंग, राइट। तो ये हुआ। अब इसके अगली ट्रांजैक्शन में हम बात करते हैं, और वो मैं बात करूंगी इधर। यूडीबी ने हमको क्या दिया, बिल्डिंग, अब हम उससे करेंगे पेमेंट, राइट। पेमेंट ऑफ ₹1 lakh made to UDB developers, राइट। अब ये मैंने आपके लिए लिखा है पेमेंट ऑफ ₹1 lakh मेड टू UDB डेवलपर्स, मतलब UDB को जब आपने परचेज किया था तो वो आपके लिए आपकी क्रेडिटर बना था, बिकॉज आपने उनसे परचेज किया, सो दे वर द गिवर इन दैट केस। सो द रूल दैट अप्लाइज वाज डेबिट द गिवर क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये गिवर था इसीलिए क्रेडिट हुआ था। अब आप UDB को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो एस्पेक्ट्स है इस ट्रांजैक्शन के। UDB इज रिसीवर, क्योंकि इसको पैसा मिलेगा, आप इसको पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करेंगे कैश में। तो कैश इज रियल अकाउंट, इट इज असेट, राइट, एंड कैश आपका पेमेंट में जा रहा है, यानी कि इट इज गोइंग आउट, तो इट इज एन आउट गोइंग कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये हुआ हमारा पर्सनल अकाउंट। जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे वैसे ही लिख के पढ़िए, क्योंकि इसी तरीके से आप समझ पाएंगे कि जो अकाउंट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं उसका नेचर क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग जर्नल एंट्री। रट के जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है, समझना ही होगा, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। ओके, तो यूडीबी देखते हैं। यूडीबी हु इज गोइंग टू रिसीव 1 lakh rupees नाउ, UDB is a personal account. Rule says debit the receiver. So who is receiving money? It is UDB who is receiving money. So UDB account debited, और क्या रिसीव कर रहा है? They are receiving cash. So it is real account. और real account में पैसा, आपका पैसा निकल रहा है, पैसा आपका जा रहा है. So the rule that will apply is credit what goes out. So what is going out? To cash. 1 lakh. राइट, ये हुए हमारे कुछ ट्रांजैक्शन। आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि ट्रांजैक्शन हमारे कैसे बनते हैं। अब मैं खुशी, आई थिंक आपका डाउट सॉल्व हो गया है बच्चे। दूसरा डाउट है उदित का। उदित, अब मैं आपका डाउट सॉल्व करती हूँ। सो द डाउट इज इन नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस शुड बी क्रेडिटेड, व्हाई नॉट? शुड क्रेडिट, व्हाई नॉट? एंड इनकम इज कमिंग इन, सो इट शुड गॉट डेबिट, व्हाई नॉट? ओके, एक्सपेंस बच्चे हम पे करते हैं, राइट? सो द नॉमिनल अकाउंट रूल सेज दैट एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं, सो इट शुड बी डेबिटेड, एंड जो आपका इनकम है वो आप रिसीव करते हैं, तो उसके लिए रूल जो आपका कहता है दैट इट शुड गेट क्रेडिटेड। लेट मी रब दिस ऑफ, और उसके बाद मैं आपको आगे का समझाती हूँ। ओके, नॉमिनल अकाउंट लिए समझते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। सैलरी पेड टू राम ₹10,000। ओके, सैलरी पेड टू राम ₹10,000। अब यहाँ पर इसके दो एस्पेक्ट्स क्या होंगे? बहुत लोगों को लगेगा सैलरी और राम का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम एक एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो हम किसको पे कर रहे हैं वो एक्सपेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट वी आर पेइंग हिम इज सैलरी एंड वी आर पेइंग इट इन कैश, राइट? तो ये मेरा है एक्सपेंस। सैलरी इज एन एक्सपेंस, राम इसमें कोई रोल नहीं रखता, इसलिए राम को हम कहीं नहीं लिखेंगे इसके अंदर। हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम अकाउंट्स बनाते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन से एक एक्सपेंस पे किया जा रहा है। उस एक्सपेंस का नाम क्या है? उस एक्सपेंस का नाम है सैलरी, और जिस फॉर्म में आप पे कर रहे हैं वो है कैश। तो कैश इज गोइंग आउट।
अब सैलरी इज एन एक्सपेंस and cash is real account. So this is nominal account in nature and that is real account. So nominal account rule says debit all expenses and losses. So salary account debited और क्या किससे क्रेडिट किया जाएगा, क्या जा रहा है, कैश, कैश में पे कर रहे हैं आप अपनी सैलरी को, अपनी एम्प्लॉय की सैलरी को. सो कैश इज रियल अकाउंट. रीड द रूल अगेन. इट इज सेइंग क्रेडिट व्हाट गोज आउट. व्हाट इज गोइंग आउट इज कैश, कैश अकाउंट. सो एंट्री इज सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. ओके, अब उदित मैं आपके क्वेश्चन को यहाँ पे समझाती हूँ कि आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हम एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट क्यों नहीं कर देते, और उल्टा इनकम को क्रेडिट क्यों करते हैं, डेबिट क्यों नहीं कर देते. अब समझिए, ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपको सैलरी का. अब लेती हूँ एक एग्जांपल आपको इनकम का. राइट, मान लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड. ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1 लाख. राइट, ये आपके पास एग्जांपल है इंटरेस्ट रिसीव्ड. अब इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रहा है तो ये अपने आप ही समझ लीजिए कि ये इंटरेस्ट हमको रिसीव होगा कैश में, और ये जो इंटरेस्ट हमको रिसीव होगा ये मेरी इनकम है, बिकॉज वी आर रिसीविंग इट. तो अब जो मैं इसको रिसीव कर रही हूँ, यहाँ पे कहीं वर्ड कैश लिखा नहीं है, मगर क्योंकि ये रिसीव है इसीलिए ऑटोमेटिकली ये कैश में ही रिसीव हुआ. कैश में रिसीव कीजिए या बैंक में रिसीव कीजिए, डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो कैश अकाउंट एक हमारा इफेक्ट हुआ और दूसरा है हमारा इंटरेस्ट. ओके, so interest क्योंकि हम receive कर रहे हैं, so this is my income, right? So cash, since it is getting received, it is my income, and cash is real account and it is coming in. coming in क्यों लिखा मैंने इसके आगे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरेस्ट जो आप रिसीव करेंगे वो आप रिसीव कर रहे हैं कैश के फॉर्म में. तो कैश आपके पास आता है, मतलब जब जैसे मैं कहूँ कि बैंक इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में ऐड होता है तो क्या होता है, बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है. और वो बैंक बैलेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको, आपका है वो बैंक अकाउंट. तो आपका बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, तो इट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन. एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो आपका है वो उस फॉर्म में आ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको कैश रिसीव हो रहा है. इस केस में सिंस कैश इज कमिंग इन, rule applies is real account debit what comes in. So it is cash account debited, क्योंकि कैश आया, किस फॉर्म से आया, इंटरेस्ट के फॉर्म में. इंटरेस्ट का रूल पढ़िए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स टू इंटरेस्ट. राइट, अब इसके आगे हम अमाउंट लिख लेते हैं 1 लाख, 1 लाख. तो एक मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी अभी सैलरी का, और दूसरा एग्जांपल दिया है एक इनकम का. मतलब एक है मेरे पास, ये मेरा एक्सपेंस है और ये मेरा इनकम का एग्जांपल है. इसको समझ लेते हैं दोनों को जल्दी से. उदित, बच्चे आपका डाउट है, आप ध्यान से सुनिए इस चीज को और बाकी भी ध्यान से सुनेंगे. क्या है यहाँ पर फर्क, अगर मैं सैलरी पे कर रही हूँ, आपने बोला कि ये एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों नहीं कर देते और इनकम को डेबिट क्यों नहीं कर देते. ओके, एग्जाम्पल आपने समझ लिया, दोनों की जर्नल एंट्री आपको समझ में आ चुकी है. अब मुझे बताइए, सैलरी अगर मैं क्रेडिट करूं तो सैलरी को आप पे कैसे कर रहे हैं, सैलरी को आप पे कर रहे हैं कैश में. कैश भी क्रेडिट होगा, सैलरी भी क्रेडिट होगी. जर्नल एंट्री क्या बनेगी, टू कैश टू सैलरी. डेबिट में क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि डबल एंट्री बुक कीपिंग इट डील्स विद डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, राइट. एंड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट सेज दैट एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. जब डेबिट एंड क्रेडिट दोनों है आपके पास, तो डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर. इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है. तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम बात करेंगे कि सैलरी को जो एक्सपेंस है उसे क्रेडिट करना चाहिए, तो कैश को क्या करेंगे, कैश तो जा रहा है और रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. व्हेन कैश इज गोइंग आउट, एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट हमको कैश को क्रेडिट करना चाहिए. हमने कैश को क्रेडिट कर दिया. सैलरी एक एक्सपेंस है, आप कहते हैं उसे भी क्रेडिट करो, उसे भी क्रेडिट करो. तो जर्नल एंट्री क्या है, टू कैश टू सैलरी. तो ऊपर क्या है डेबिट में, कुछ भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता. इसीलिए द रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. उल्टा देखते हैं इनकम के लिए.
इनकम जब आपको कोई भी रिसीव होती है, वो रिसीव होती है कैश के फॉर्म में, मतलब कैश आता है. When cash is coming in, we write debit what comes in. So cash is coming in, cash account debited. अब आप कहते हैं कि इनकम को क्रेडिट क्यों किया, उसको डेबिट करना चाहिए था, तो हम इनकम को भी डेबिट कर देते हैं. तो जर्नल एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड. टू, व्हाट इज द टू साइड, मतलब क्रेडिट साइड क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, ये खाली नहीं छोड़ा जा सकता. इसीलिए जो हमारा रूल बनाया गया है, ये हमने नहीं बनाया है, ये रूल आपके जब अकाउंटिंग की शुरुआत हुई थी, बुक कीपिंग की शुरुआत हुई थी, तभी से एग्जिस्ट करते हैं और ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं, राइट. सो डेबिट एंड क्रेडिट हैज टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर. उनके भी दिमाग में आया होगा, दोनों को क्रेडिट कर दो, दोनों को डेबिट कर दो, तो ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, तो फिर डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कैसे फुलफिल होगा, राइट. जब हम कह रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी सी कि जो हमारा इनकम रिसीव हो रहा है कैश के फॉर्म में, उसके ऑपोजिट हम क्या लिखेंगे, उसका इनकम का नाम, कि किस वजह से कैश आया है. सो इट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट, देन सैलरी जो एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश बिकॉज सैलरी इज गेटिंग पेड ऑफ, एंड द रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. ओके, आई थिंक दिस clarifies your doubts related to the traditional classification, and we have done some transactions also. Anybody still having any doubt, please write it down in the chat box. We'll take up the doubts first. Okay, anybody having any doubt? Meanwhile मुझे बताइए, अगर doubts नहीं है तो is the traditional classification, the classification जो हमने मतलब समझा, जो हमने nature of account समझा, real, personal, nominal, सबको समझ में आ गया है. उसके rules जो हमने अभी अभी किए आपको समझ में आए कि were you able to follow something, कि हमने एक journal entry, एक transaction को कैसे उसको bifurcate किया दो aspects के अंदर, उसके अंदर हमने जब उसको bifurcation किया, what rule are we exercising, based on the rule that we are exercising, are we following that rule of debit and credit that is mentioned here, right? Are we able to take care of everything that we have understood till date? If yes, then I think we have understood the half segment of our journal, right? अगर ये समझ में आ गया बच्चों आपको, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ जर्नल आपको केक वॉक लगेगी. और जर्नल आ गया तो लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ बहुत आसान होता चला जाएगा. बस एक बार जो बेसिक्स है वो समझ लीजिए, राइट. इफ यू अंडरस्टैंड हाउ these rules are applying in the transaction, why are we debiting something, why are we crediting something, what is the reason behind it, because rules will remain same throughout the accountancy, rule नहीं बदलेंगे कभी. ये समझ में आ गया, half battle is won, right? Take my words, this is the basic, and basic is important for building any knowledge of accountancy. So if you have understood this, this would be all for today. Tomorrow we'll meet again, we'll do the rules as per modern classification. Meanwhile आज के लिए मैं आपको कुछ transactions भेजूंगी, आप उन transactions को bifurcate कीजिएगा और बताइएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है कि ये transaction में ये दो aspects involved थे, ये दो aspects में किसका nature क्या है, मतलब क्या real है, क्या personal है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, और उसके बेसिस पे journal entries बनाइए. I'll not send more than 5 transactions. 5 transaction भेजूंगी बच्चों आज आपको, आप कीजिए उनको solve. कल हम पहले उनको डिस्कस करेंगे जो कि ट्रेडिशनल नेचर से आपको सॉल्व करना है, और उसके बाद हम करेंगे उन्हीं सारे ट्रांजैक्शंस को अपने मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल अपनाकर. और आपको पता चलेगा कि जो ट्रेडिशनल का रूल अपनाया या मॉडर्न का रूल अपनाया तो जर्नल एंट्री नहीं बदलेगी, जर्नल एंट्री विल रिमेन द सेम, बिकॉज ट्रेडिशनल का ही क्लासिफिकेशन जो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, जब उनको सिंपल टर्म्स में बताते हैं तो बनती है वो हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन. सो देयर इज नो डिफरेंस इन फॉलोइंग ट्रेडिशनल और मॉडर्न, राइट. तो ये सब अब हम करेंगे कल. आज के लिए बस इतना ही. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and stay safe. And I'm expecting, this is 25 for today, I am expecting a higher strength tomorrow, and if the students are not planning to attend the online classes, then please send me the undertaking on WhatsApp or on my mail ID so that I have it in my records that the children are not willing to attend and their parents are aware. Yes, thank you so much. Please take care.